तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का कमरेड कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए मैं जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र में स्टार्ट कर दिया हूँ। हालांकि इसके ऊपर कई वीडियो आएगा, तो आप सभी लोग इस वीडियो को सीरियल से देखिएगा। ये पहला वीडियो है, फिर उसके बाद कई वीडियो आएगा और हम लोग बाकायदे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोग को समझ में आएगा, मेरे को आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। तो पहला जो शब्द हम लोग सीखेंगे इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि इस चैप्टर का ही नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। जिसको बोलते हैं पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। तो अब हमें जो पाचन तंत्र है इसको हम लोग कितने भागों में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सब चीज़ हम बतला देंगे आप सभी लोगों को। आप सभी लोग बस कंसंट्रेट होकर के आप क्या करें, इस वीडियो को देखें। तो पहली बात यह है कि हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र में, तो पहले पाचन हम लोग समझेंगे, फिर तंत्र इसमें क्या है, सिस्टम क्या है पाचन तंत्र में, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है उसको समझ लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बायोलॉजी के हिसाब से समझते चलेंगे। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि जैसे कि हम लोग भोजन वगैरह करते हैं। भोजन क्यों करते हैं? हालांकि मैं अभी थोड़ा सा उस टॉपिक पर, मतलब कि पाचन तंत्र पर आने के लिए आप सभी लोगों को अभी माहौल बना रहा हूँ, एक तरह से समझिए माहौल बना रहा हूँ। आप सभी लोग पर इस मेरे बात को आप सभी लोग ध्यान से समझिए। जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं, क्यों, मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर एक टेबल है, मैंने कहा कि उस टेबल को लाओ। तो आप जब उस टेबल को लाओगे तो जो हमारी बॉडी है, जो हमारी बॉडी में जो सेल है, ठीक है, हमारा बॉडी जाएगा, वहाँ पर जाएगा तो एनर्जी लगेगा, उस डेस्क को, उस टेबल को खींच कर इधर लाएगा तो हमारा एनर्जी लॉस होगा। तो इस सेल को एनर्जी कौन दिया, कौन दिया, कैसे दिया? ठीक है, एनर्जी कहाँ से आया? तो हम लोग उस सीखेंगे कि भोजन से। कहाँ से आया? भोजन से आया। तो अब भोजन हम लोग करते हैं, आप सभी लोग को मालूम है कि हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन का भी पाचन होगा और उस पाचन से हमें एनर्जी मिलता है, तो टॉपिक अलग हो जाएगा। तो आज हम वो सब नहीं बात करने वाले हैं, बात ये करने वाले हैं कि जो पाचन होगा उसकी प्रक्रियाएं क्या क्या है, कैसे उस भोजन का पाचन हो जाता है। हम लोग इतना बड़ा बड़ा भोजन करते हैं, भोजन को और बड़ा बड़ा करते हैं, लेकिन उसका पाचन हो जाता है, फिर उससे हमको एनर्जी मिलता है। तो पाचन का अगर डिफिनीशन कोई पूछे कि बताइए पाचन होता क्या है, तो आप सभी लोग को मालूम है कि जो हम लोग भोजन करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड करते हैं, जटिल भोजन करते हैं, बड़ा बड़ा कोवर खाते हैं। जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, सेव हो गया, मतलब बड़े बड़े चीज़ को खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको हम लोग खाते हैं। तो बड़े बड़े जो भोजन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उस भोजन का हम लोग ब्रेक डाउन करवाते हैं एंजाइम के प्रेजेंट में, माने कि एंजाइम के द्वारा भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। हम लोग कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड। भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को एंजाइम के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और इन प्रक्रियाओं को करने के लिए जो जो हमारे बॉडी में ऑर्गन है, जो जो बॉडी में ऑर्गन इसमें हेल्प करता है पाचन में, वो क्या कहलाता है, तंत्र कहा जाता है। कहने का मतलब कि पाचन में जो जो हमारे शरीर की जैसे कि मान लीजिए मैं कहा कि दांत, जीभ, हमारा सलाइवा हुआ, इसोफेगस हुआ, स्टमक हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, मतलब जितनी भी छोटी आंत बड़ी आंत, मतलब ये होता है ना, ये सब हमारे पाचन में क्या करता रहता है, हेल्प करता रहता है। आपका जूस हो जाएगा, पेनक्रियाज हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, ये सब पाचन में सहायता करता है। तो इन सब चीज़ को आपस में मैं मिला दूंगा तो उसको बोलेंगे क्या, एक तंत्र बन गया। किसका बन गया? तंत्र। डाइजेशन का एक तंत्र बन गया, मतलब पाचन का एक तंत्र है। पाचन का एक तंत्र, जब पाचन के जैसे कि जीभ, दांत, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट, लीवर, पेनक्रियाज, इन सबको आपस में मिला देंगे, क्योंकि इन सब का कार्य होता है भोजन को पचाना। सबका उद्देश्य क्या है? भोजन को पचाना। जब इन सबको आपस में मिला देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तंत्र बोलते हैं। कैसा तंत्र? तो पाचन का तंत्र।
माने एक सिस्टम में होता है ना। अब ऐसा बात नहीं कि पहले लीवर काम करने लगेगा तो फिर उसके बाद छोटी आंत काम करेगा तो फिर सलाइवा, माने इस सबका एक सिस्टम है। जैसे भोजन को हम लोग कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तब पहले उसको हम लोग मुंह में रखेंगे, फिर उसके बाद दांत उसको कटिंग करेगा, बाइटिंग करेगा, टीयरिंग करेगा, ग्राइंडिंग करेगा, फिर सलाइवा के साथ मिलेगा। मतलब डाइजेशन ऐसे होता है, ये नहीं कि अब उसका एक तरीका होता है, एक प्रॉपर तरीके में होता है। तो प्रॉपर तरीके में होता है तो हम लोग कह सकते हैं सीधे सीधे बात कि जितनी भी तंत्र पाचन को करवाने में सहायता करती है वो सब का सब क्या कहलाती है, पाचन तंत्र कहलाती है। अब पाचन क्या होता है, तो भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को एंजाइम के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी तो मिलेगा नहीं, ठीक है जी। एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलता नहीं है, वो किससे मिलता है, अब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, किस में होता है, ग्लूकोज में, उससे होता है। तो एक चीज़ हमें और यहाँ पर सीखना पड़ेगा कि जैसे हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो 3 ही चीज़ खाएंगे। एक तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब हम लोग बतला सकते हैं कि जैसे रोटी कार्बोहाइड्रेट है, चावल कार्बोहाइड्रेट है, सेव कार्बोहाइड्रेट है, पाव रोटी कार्बोहाइड्रेट है, ब्रेड कार्बोहाइड्रेट है। ये सब का शेयर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। हम लोग मिठाई खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसका ब्रेक डाउन होगा, कैसे ब्रेक डाउन होगा मैं सब बताऊंगा आप सभी लोगों को। वो ग्लूकोज में हो जाएगा, 6,6H12O6 में हो जाता है, तो मतलब कि उससे हमें एनर्जी मिलता है। अब ग्लूकोज का भी ब्रेक डाउन होगा, हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा चीज़ हम लोग क्या खाते हैं, दूसरा चीज़ जी हम लोग खाते हैं क्या, प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं जी, प्रोटीन। हमें प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है, जैसे दाल खाते हैं, ठीक है, दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। फिर उसके बाद तीसरा चीज़ हम लोग खाते हैं फैट। फैट मतलब जो चिपचिपा होता है, जिसे वसा कहते हैं। अब इसको अगर बायोलॉजी के लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो इसको लिपिड्स भी कहा जाता है, ठीक है, वसा। जैसे हम लोग मक्खन खाते हैं, हम लोग दूध खाते हैं, हम लोग घी खाते हैं, हम लोग डालडा खाते हैं, हम लोग रिफाइन खाते हैं। ये क्या चीज़ होता है, ये सब का सब वसा होता है, लिपिड्स होता है, फैट होता है। तो यही चीज़ हम लोग यही 3 चीज़ बेसिकली खाते हैं और यही तीनों चीज़ का हमारे बॉडी में डाइजेशन होगा। इसको डाइजेशन करने के लिए 2 ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक तो हमारा देखिए एक एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं, जैसे कि हमारे मुंह में भोजन जहाँ पर रखा जाता है वहाँ से लेकर के जहाँ तक वेस्ट फूड जाता है, मतलब कि एक सिस्टम होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी लंबाई होती है 9 मीटर, मतलब कि 33 फीट होता है। और दूसरा तब हम लोग ग्लैंड को भी इसी में पढ़ते चलेंगे। जैसे मुँह है तो मुँह में ग्लैंड पाया जाता है, कौन सा, सलाइवा ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, लारी ग्रंथि पाई जाती है। तो इसमें ग्रंथि वगैरह का भी बहुत ज़्यादा रोल है। अब एंजाइम में कभी से फेट रखा है तो एंजाइम का मतलब ही समझ जाइए कि एंजाइम एक तरह से प्रोटीन होता है। 99% इसमें ये प्रोटीन का बना होता है। ये ब्रेक डाउन करता है, एक तरह से भोजन को तोड़ने का काम करता है। तो अभी मैंने कुछ नहीं सीखा, मैं तो ऐसे डिस्कस कर रहा था। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे और चलिए मैं आप सभी लोगों को धीरे धीरे लेकर के चलते हैं। तो देखिए जैसे अगर हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र में, तो पहला चीज़ हमको पढ़ना है मुँह। मुँह मतलब माउथ हमको पढ़ना है। पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे माउथ। अब माउथ को हुई हम लोग कहते हैं बकल कैविटी भी बोलते हैं, बकल कैविटी भी बोलते हैं। और मुंह को ही हम लोग ओरल कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरल। ओरल। बकल कैविटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये बकर बकर करता रहता है, इसलिए इसको बकल कैविटी कहते हैं। ओरल मतलब कि ये प्रारंभ में होता है, इसलिए इसको ओरल कैविटी भी बोलते हैं। आप चाहें तो इसको मुंह भी बोल सकते हैं, चाहें तो इसको मुख भी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब एक ही है। तो अब देखिए इस मुख के अंदर, मुंह माउथ के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। मुख गुहा भी बोलते हैं। गुहा मतलब गड्ढा होता है जहाँ पर हम लोग भोजन रखते हैं। जैसे भोजन है, भोजन को हम लोग कहाँ पर रखेंगे, मुख में, जो ये गड्ढा बना हुआ है, इसलिए इसको मुख गुहा भी बोलते हैं, मुख गुहा भी बोलते हैं। तो ऐसे सब आप सभी लोग बतला सकते हैं। तो अब देखिए जो मुंह है हमारा, जो माउथ है, इसमें हम लोग क्या 3 चीज़ पढ़ना है। पहला चीज़ तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तीत के बारे में।
और दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं, जो दूसरा पढ़ने वाले हैं वो है आप लोगों का टंग, मतलब कि दांत के बारे में पढ़ेंगे, पहला तीत, दूसरा टंग मतलब कि जीभ के बारे में पढ़ेंगे, और इसी में हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं स्लाइवरी ग्लैंड मतलब कि लारीय ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले हैं। लारीय ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये किस में हम लोग पढ़ेंगे, तो माउथ में पढ़ेंगे। किस में जी पढ़ेंगे, मुंह में पढ़ेंगे। हम लोग को 3 चीज पढ़ना है, यही 3 चीज पढ़ना है। किस में पढ़ना है, माउथ में पढ़ना है। तो इतना बात आप सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं? अगर इतना बात आप सभी लोगों को समझ में यदि आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला मैं बात करूं कि तीत के बारे में पढ़ना है, तो चलिए हम तीत के बारे में स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये समय मिटाता हूं, आप सभी लोग ऐसे ही नोट करते चलिएगा। जो भी चीज़ मैं बोलूं मुंह से उसको आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला चीज़ हम लोग पढ़ेंगे तीत। क्या पढ़ने वाले हैं, तीत। बायोलॉजी बहुत आसान लगेगा, आप सभी लोग एक बार वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है ना। तीत मतलब कि दांत। अब देखिए, हम अगर मैंने या कोई आपसे प्रश्न पूछ देता है कि बताओ दांत कितने प्रकार के होते हैं, मैं ये कहा कि दांत के कितने प्रकार होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं उसका भी नहीं बात करता हूँ, ठीक है। दांत देखिए बेसिकली लाइफ में 2 बार आता है, आप सभी लोग को मालूम है। एक जो दांत हम लोगों का होता है मिल्क टीथ होता है, जो सबसे पहले यानी कि बचपन में जो हम लोगों को दांत मिलता है 6 से 8-10 वर्ष के अंदर जो दांत रहता है उसको हम लोग मिल्क टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। मिल्क टीथ मतलब दूध का दांत, दूध का दांत। और दोस्तों ये जो दूसरा होता है वो क्या होता है, अच्छा इसका नाम मिल्क टीथ को ही हम लोग टेम्परोरी टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्परोरी टीथ, क्योंकि ये अस्थायी होता है। इसी का नाम क्या होता है, टेम्परोरी टीथ भी होता है। टेम्परोरी टीथ मतलब कि अस्थायी दांत होता है, ये कभी रहने वाला नहीं है, ये साथ छोड़कर चले जाने वाला है, अस्थायी दांत, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं कि मिल्क टीथ की संख्या होता कितना है बच्चों में, तो मिल्क टीथ जो होता है, दूध का जो दांत होता है वो 20 होता है। अब मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। दूसरा जो दांत होता है वो क्या होता है, तो जो दूसरा दांत होता है आप सभी लोगों को मालूम है कि उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। क्या बोलते हैं जी, परमानेंट टीथ बोलते हैं। परमानेंट टीथ होता है। अगर मैं बात करूं कि इसको परमानेंट टीथ को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो इसको अस्थाई दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थाई दांत इसको बोलते हैं। यहाँ भी यह ऐसे लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अस्थाई दांत होता है। जैसे कि अब ये दांत आएगा ना परमानेंट टीथ, हालांकि एडल्ट अवस्था में आता है, 10 के बाद आने लगता है, जब मैच्योर आदमी होने लगता है तब। जब ये दांत आएगा तो फिर टूटेगा नहीं, जब अब टूटेगा तो फिर दोबारा ये आएगा नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं अस्थाई दांत, ठीक है। और इसकी संख्या जो होती है वो कितना होता है जी, 32 होता है। कहोगे कैसे 32 होता है, अब हमें बताइए। देखिए मिल्क टीथ जो था, दूध का जो दांत था बचपन में, वो 20 था, मैंने बतलाया। और 20 टूटता है तो क्या 20 आता है कि नहीं, उसका स्थान पर 20 तो आता ही है। 20 जो दांत है वो आता ही है, प्लस में 12 दांत और एक्स्ट्रा आता है। कब, जैसे कि इन 20 दांतों को आ जाने के बाद फिर 12 दांत आता है, ठीक है। तो 12 और 20 मिलाएंगे तो टोटल कितना हो जाता है, 32 दांत हो जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। क्या बन रहा है, हमें ये बताइए कि लाइफ में मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, इंसान के लाइफ में कितनी ऐसे दांत है जो लाइफ में 2 बार आता है।
तो 20 ऐसी दांत है जो लाइफ में 2 बार आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक बार मिल्क टीथ के समय आया था 20, जब ये टूट गया तो फिर उसके स्थान पर 20 आया कि नहीं आया? तो हम लोग कह सकते हैं 20 ऐसी दांत होती है, मतलब 20 दांत लाइफ में 2 बार आता है। लेकिन 12 दांत जो होता है वो लाइफ में 1 बार आता है, सिर्फ 12 दांत लाइफ में 1 बार आता है, और 20 वाला क्या होता है 2 बार आता है। तो 12 और 20 मिलाकर के 32 हो जाता है। मैं इनके प्रकार के बारे में जब बतलाने लगूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये अस्थायी दांत हो गया, ये अस्थायी दांत हो गया, ठीक है। और अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है और अस्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए, क्या प्रश्न पूछ लिया जाए? प्रश्न हमसे यही पूछा जा सकता है कि सर हमें ये बतलाइए कि दांत के प्रकार कैसे होते हैं, दांत का मतलब कि अपना अपना शेप के आधार पर उनका कार्य क्या है, मतलब कि दांत अपना कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप सभी लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो दांत होता है सबका अपना अपना कार्य होता है। देखिए दांत को हम लोग 4 कैटेगरी में 4 भागों में विभाजित किए हुए हैं, ठीक है। पहला को इंसीजर बोलते हैं, ठीक है। पहले को क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं, ठीक है। कृतनक। फिर क्या होता है? कैनाइन होता है, जिसको रदनक बोलते हैं। और जो तीसरा होता है वो प्रीमोलर होता है। क्या होता है? प्रीमोलर, जिसको अग्रचौणक बोलते हैं, अग्रचौणक बोलते हैं। और जो चौथा होता है उसको मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर। मतलब कि मोलर से मतलब चौड़क होता है। यही 4 दांत होता है, हम लोगों के पास यही 4 दांत होता है। अब हम बात करेंगे कि 4 दांत तो होता है कौन कौन सा। एक इंसीजर हो गया, केनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया और मोलर हो गया। यही 4 दांत है। मैं एक बार देख लूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं कैमरे में? हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यही प्रश्न पूछा जा सकता है हम लोगों से कि यही 4 दांत होता है इंसान में, तो बताइए इंसीजर का काम क्या होता है? तो जो इंसीजर वाला दांत है, जो आगे की जो दांत होती है इसको इंसीजर बोलते हैं। संख्या में कितना होता है? 4। देखिए संख्या में कितना होता है? 8 होता है। कैसे? 4 आगे ऊपर होता है तो 4 नीचे, मतलब कि टोटल कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। इंसीजर का काम होता है कटिंग। जैसे मान लीजिए कोई रोटी है, उसको हम लोग किससे काटेंगे? कोई सेव है तो किससे? हबक के काटते हैं, इससे काटते हैं। मतलब इसका काम होता है काटने का, ठीक है। कटिंग का काम होता है इंसीजर करता है। अब उस भोजन को जो कट करके मुंह में जाता है उसको टीयरिंग मतलब चीरने फाड़ने का काम कैनाइन करता है। कौन करता है? कैनाइन, ठीक है, ठीक है, कैनाइन। फिर उसके बाद क्या होता है? प्रीमोलर जो होता है ये कहाँ पर होता है? प्रीमोलर जो इसके यहाँ पर होता है, ये क्या करता है? ये भोजन को पीसने का काम करता है, भोजन को पीसने का काम करता है। और जो बाद में होता है उसको मोलर बोलते हैं, चौड़क बोलते हैं। वो भोजन को ग्राइंडिंग मतलब पीसने का काम करता है, प्लस मिक्सिंग सलाइबा के साथ जो लार होता है उसके साथ भोजन को मिलाता रहता है। तो फिर वो भोजन जो होता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है 70% लगभग वहीं पर डाइजेशन उसका हो जाता है। उस फूड का नाम बोलस होता है। उसको हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने बताया कि इंसीजर जो होता है इसकी संख्या 8 होता है। क्यों 8 होता है? क्योंकि 4 ऊपर होता है तो 4 नीचे होगा। और कैनाइन जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? रदनक बोलते हैं। ये चीरने फाड़ने का काम करता है। और इसकी संख्या देखिए 2 यहाँ पर होता है। हालांकि ये मांसाहारी जानवरों में ज़्यादा नुकीला होता है। शेर, कुत्ता, चीता ले सकते हैं एग्जाम्पल में। तो इसकी संख्या 2 ऊपर तो 2 नीचे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये मैं बतला रहा हूँ किसके लिए? मैं ये परमानेंट टीथ के लिए मैं बतला रहा हूँ, बच्चों के लिए मैं नहीं बतला रहा हूँ। जो बच्चों में होता है 20 होता है उसके लिए भी नहीं बतला रहा हूँ, मैं बतला रहा हूँ परमानेंट टीथ की संख्या, ठीक है। फिर प्रीमोलर की अगर मैं बात करूँ तो प्रीमोलर 2 यहाँ 2 यहाँ, तो कितना हो गया? 4। अब 4 नीचे तो हो जाएगा 8, ठीक है। और उसके बाद मोलर की जो संख्या होती है वो कितना होता है? सॉरी मैं ये गलत लिख दिया, ये 4 होता है ना, 2 ऊपर 2 नीचे मतलब कि 4 होता है। अगर मैं कहूँ कि जो प्रीमोलर होता है कितना होता है? तो 3 होता है इधर, तो 3 इधर 6 और 6 नीचे, मतलब कि कितना हो गया? 12। तो देखिए 12 8 20
अब 20 12 कितना होता है 32। तो अगर मैं बात करूं परमानेंट टीथ की संख्या कितना होता है 32 होता है, जिसमें इंसीजर 8 होता है, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8 और मोलर की संख्या 12 होती है। ठीक है, अगर मैं बच्चों में अगर बात करूं कि बताइए बच्चों में जो इंसीजर होता है वो कितना होता है, मैं यहाँ पर लिखूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों में इंसीजर मतलब कि कृतनक होता है, कैनाइन मतलब रदनक होता है, प्रीमोलर मतलब पीएम नहीं होता, प्रीमोलर का मतलब होता है अग्र चौड़क होता है, मोलर का मतलब चौड़क होता है। बच्चों में जो इंसीजर होता है वो 4 होता है। कैसे? क्योंकि मैंने 4 नहीं बोला जी, 8 होता है। कि कैसे? 4 आगे ऊपर होता है तो 4 नीचे। इसको इस्माइल तीत भी बोलते हैं। किसको? प्रश्न कई बार पूछा गया है, कृतनक को, इंसीजर को इस्माइल तीत या रैबिट तीत इसलिए बोलते हैं क्योंकि हंसते समय ये दांत दिखाई देता है। तो इसकी संख्या 8 हो जाएगा। केनाइन तो 4 ही होगा, 2 ऊपर तो 2 नीचे होगा। लेकिन बच्चों में जो प्रीमोलर होता है वो पाया ही नहीं जाता है। तो यहाँ से आप सभी लोग इस प्रश्न को याद कर लें कि जो बच्चे होते हैं उनमें प्रीमोलर की संख्या 0 होती है। अगर मोलर की मैं बात करूं तो कितना होता है, तो मोलर देखिए यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पर 4, तो 4 नीचे 8। बच्चों में कितना होता है 8, ये 8 होता है, ये 4 होता है। ठीक है, 2 ऊपर के 9 होता है, 2 नीचे मतलब 4 हो जाएगा। तो 8 4 12 8 कितना होता है 20। इंसीजर 8 कैनाइन 4 प्रीमोलर पाया ही नहीं जाता है, मोलर 8, कुल मिलाकर के 20 हो जाता है। और ये एडल्ट के लिए मैंने बतला दिया। यहाँ तक यदि समझने में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आगे थोड़ा सा और चीज़ सीख लेते हैं। आगे चीज़ क्या है मैं और थोड़ा सा आप लोगों को इसमें बतला दूं कि जो दांत होता है, अब ये भी कोई पूछ सकता है कि दांत के डॉक्टर को क्या बोलते हैं। तो देखिए पहली बात है कि जो दांत होता है इसकी स्टडी, जो लोग स्टडी इसका करते हैं दांत के बारे में, उनको बोलते हैं डेंटोलिस्ट बोलते हैं। डेंटोलॉजी, डेंटोलॉजी मतलब डेंटोलॉजी के अंतर्गत ये दांत का अध्ययन किया जाता है। ओ साइलेंट होता है डेंटोलॉजी। ठीक है जी, डेंटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ टीथ। दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं, डेंटोलॉजी बोलते हैं। और दांत के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, तो दांत के डॉक्टर को बोलते हैं डेंटोलिस्ट बोलते हैं। ओ साइलेंट होता है डेंटोलिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा ये दांत के क्या हैं, कौन है, डॉक्टर हैं। दांत के डॉक्टर को डेंटोलिस्ट बोलते हैं, स्टडी को क्या बोलते हैं, अध्ययन को डेंटोलॉजी बोलते हैं। दांत के अध्ययन को डेंटोलॉजी तथा दांत के डॉक्टर को डेंटोलिस्ट बोलते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बहुत सारे प्रश्न बन जाएगा, इतने में बहुत सारे प्रश्न बन जाएगा, आप लोग सीख गए होंगे। अब हम आगे थोड़ा सा और चीज़ सीखेंगे। हालांकि 10 में क्लास 10 में डेंटल फार्मूला वगैरह सब नहीं देता है, तो मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूँ। और आगे हम लोग सीखेंगे, जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, इतना सब नहीं देता है लेकिन मैं बतला देता हूँ। जैसे कि हम लोगों का ये दाँत है, ठीक है जी, और दांत ये होता है ऐसे, और इसके अंदर कुछ इस प्रकार के वेन लगी होती है ऐसे, जिसमें ब्लड वगैरह होता है। ठीक है जी, तो जो ये वाला पार्ट हम लोग देख पा रहे हैं, ऊपर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला, ये ऊपर का पार्ट है, इसलिए इसको अपर पार्ट या क्राउन पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर पार्ट, या इसको क्राउन पार्ट भी बोलते हैं। क्राउन पार्ट या ऊपरी भाग भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये शार्पनेस होता है, मतलब ये चमकीला होता है, या SHARP, शार्पनेस। ये शार्पनेस का मतलब क्या होता है, चमकीला होता है। मैं स्पेलिंग अच्छे से लिख देता हूँ, हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो जाए। शार्पनेस, SHARP, शार्पनेस, NESS, शार्पनेस होता है, मतलब कि ये चमकीला होता है। आप सभी लोग हिंदी लिख सकते हैं, ये चमकीला होता है, चमकता है, सफ़ेद सफ़ेद क्यों दिखाई देता है, शार्पनेस के कारण। ठीक है, और जो ये दांत है इसके ऊपर एक हल्का से कवर लगा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनामेल। एनामेल बोलते हैं। और इसी के कारण जो हम लोगों का दांत होता है क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो पूछ सकता है एक प्रश्न कि हमारे बॉडी का सबसे कठोर तथा मजबूत भाग क्या होता है, दांत होता है। क्यों, क्योंकि एनामेल के कारण ये मजबूत होता है।
इसमें पानी की जो मात्रा होता है 0% होता है, कह सकते हैं कि पानी की मात्रा इसमें होता ही नहीं, इसलिए हार्डेस्ट पार्ट होता है। तो प्रश्न ऐसे भी कभी घुमा कर पूछ सकता है कि हमारे बॉडी का जो सबसे हार्डेस्ट व कठोरतम मतलब कि सबसे मजबूत भाग क्या है, तो एनामेल भी दे सकता है ऑप्शन में, तो एनामेल पर भी लगाएंगे, नहीं है तो दांत पर लगाएंगे। ठीक है जी। और मैं आप सभी लोगों को बतला दूं, आप सभी लोगों को मैं एक प्रश्न और बतला दूं कि ऊपर की जो मैंने बतलाया जो भाग है उसको अपर पार्ट, क्राउन पार्ट या शार्पनेस होता है, एनामेल से ये बना होता है। इतना बात आप सभी लोगों को समझ में आया? ठीक है, तो इसमें हम लोगों को इतना ही सीखना था। ये अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि दांत किससे बना होता है, तो ये भी कह सकते हैं कि दांत कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फेट की कुछ मात्रा होती है, तो कैल्शियम फास्फेट भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन हम लोग का दांत कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो इतना हम लोगों को आज इस वीडियो में काफ़ी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करते रहें। फिर मैं आप सभी लोगों के बीच ऐसे ही वीडियो के साथ रूबरू होता रहूँगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद।